नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम विद में आपका स्वागत है। अभी तक आपकी फैक्टोरियल क्लासेस चल रही थी फैक्ट से रिलेटेड। अब हम आज की क्लास में कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? हर एक में 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, दूसरा है ठोस के द्रव्यमान पर, तीसरा है ठोस के भार पर, चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन ही सही है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर ही निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई नाव नहीं डूबेगी, यहां पर क्या लगा लीजिएगा? नहीं। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है। कितना पानी? आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर या घनत्व के बराबर। तो सबसे मेन क्या होता है आर्किमिडीज सिद्धांत में, यदि कोई द्रव में कोई भी वस्तु है अपने भार के बराबर वो अपना लिक्विड हटा रही है, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, तो तब तक वो वस्तु नहीं डूबेगी। वो कुछ भी ना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, टब में रखा मग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। ठीक है चलिए, घनत्व, पृष्ठभाग, आयतन से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज। कौन? आर्किमिडीज के बारे में बात हो रही है। आर्किमिडीज निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे, यानी कहां के थे वो? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, लास्ट है आपका ग्रीस। तो आर्किमिडीज कहां के थे? ग्रीस के वैज्ञानिक थे। कहां के? ग्रीस के। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्किमिडीज कहां के? ग्रीस के वैज्ञानिक थे। अगला है पावर, शक्ति। ठीक है, का एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक? एसआई। एसआई, सीजीएस, कई तरह के मात्रक होते हैं, तो सिर्फ यहां पर एसआई की बात हो रही है। तो पावर शक्ति का मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है? एसआई में क्या मात्रक होता है? वाट, लेकिन वो किस चीज के समतुल्य है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पर लगा लेंगे तो फिर सेकेंड माइनस स्क्वायर में नहीं बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तीसरा है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो ये किसके तुल्य होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब के। ठीक है, वॉट की बात हो रही है। और वॉट किसका मात्रक होता है? पावर, कंज्यूम जो करते हैं, जो ऊर्जा कंज्यूम होती है उसका मात्रक होता है पावर का। ठीक है, अगला है आपका भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा या क्या हो जाएगा? मोमबत्ती जलती है तो अगर एटमॉस्फेयर में भारहीनता होती है, भार की कमी हो जाती है, वहां पर वैक्यूम कर दें हम, यानी निर्वात कर दें, भार बिल्कुल ना रह जाए, तो उसकी ज्वाला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ज्वाला अधिक लंबी हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन है अधिक छोटी हो जाएगी ज्वाला, तीसरा ऑप्शन है गोलाकार केस नलीनुमा हो जाएगी, या वही रहेगी। तो देखिए, भार का कोई लेना देना नहीं होता है, तो ज्वाला जैसी थी, जिस आकार में पहले थी वैसी ही रहेगी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है? मतलब जो आपकी एक पिन होती है, पिन अगर पानी के ऊपर तैर रही है, कोई भी पानी हो, तो उसका रीजन क्या होता है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पृष्ठ तनाव, दूसरा है ससंजन यानी ससंजक बल, तीसरा है केशिकत्व, या चौथा है आसंजन। तो जो सुई के तैरते रहने का कारण होता है वो होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ही सुई तैरती रहती है। ठीक है, चलिए ससंजक बल, केशिकत्व, आसंजन बल, इनका अलग फॉर्म है। केशिकत्व जब
बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है किसी भी दिए में, वहां पर केशिकत्व का काम किया जाता है। ठीक है, ससंजक बल क्या होता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजन बल कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े, जल की कोई सतह होगी तो क्या करते हैं? वो एक मोशन करते हैं। ठीक है। वही क्वेश्चन में बताया गया है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। दूसरा क्या है? श्यानता के कारण। तीसरा है जल के घनत्व के कारण। चौथा है कपूर का यह गुण है। तो देखिए, ये तो ऑप्शन सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है आपका ये। 3 ऑप्शन बचे हमारे पास, जल के घनत्व के कारण, घनत्व से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, और श्यानता मैंने बताया ही था कि ये कहाँ केशिकत्व का गुण है, ये सिर्फ बत्तियों वगैरह में काम आती है। तो यानी कौन सा ऑप्शन बचा? पृष्ठ तनाव। ठीक है। पृष्ठ तनाव की वजह से जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो पानी की सतह पर क्या करते हैं? मोशन करते हैं, नाचते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, जैसे साबुन है आपका, अपमार्जक ले लीजिए, यानी कपड़े धोने वाला साबुन, अगर वो पानी में घोल दिया जाए तो पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन रहेंगे 4। पहला ऑप्शन रहेगा घट जाता है पृष्ठ तनाव, दूसरा ऑप्शन है बढ़ जाएगा पृष्ठ तनाव, या तीसरा अपरिवर्तित रहेगा, लास्ट है पहले घटता है या फिर बढ़ता है। तो इस फॉर्म का तो कोई रीजन ही नहीं है। ये पानी की कंडीशन पर होता है कि पहले जब उसको हम बॉयल करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है? पानी बढ़ता है, फिर इसके बाद वो धीरे 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 घटना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग पर नहीं, उसको बर्फ के फॉर्म में बनाने पर ये होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका निगेटिव हो गया। उसके बाद अपरिवर्तित तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ हम पानी में ऐड कर रहे हैं तो कुछ तो चेंज होगा, चाहे वो घटेगा चाहे वो बढ़ेगा। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ किसकी है? पृष्ठ तनाव की। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव में क्या होगा? घट जाएगा, यानी जल का जो पृष्ठ तनाव होगा वो क्या होगा? घटेगा, साबुन या किसी भी अपमार्जक के मिलाने पर। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि उसका क्या कारण है? ठीक, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से हम लोग स्टेबल रहते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं। लेकिन क्या अंतरिक्ष में ग्रेविटी होती है? नहीं होती। तो यानी गुरुत्व के न होने के कारण से वहां पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो स्टेबल, यानी एक अपनी पोजीशन में खड़े नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो उसका क्या रीजन है? गुरुत्व न होने का कारण, मेन कारण होता है कि अंतरिक्ष यात्री वहां पर खड़े नहीं रह सकते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है कि वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, या अगला दिया हुआ है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। अरे जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है, तो इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है उसका। सीधा सा है कि गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण ही नहीं होता है। इस वजह से जो अंतरिक्ष यात्री हैं, एस्ट्रोलॉजर, वो आपके नहीं वहां पर स्टेबल हो पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए, यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई कितनी रहेगी? ये हो जाएगी आपकी आधी। क्या हो जाएगी? आधी। जाहिर सी बात है, फोर्स क्या होता है? अगर आपका कोई भी व्यास है, अगर वो कम है, ठीक है, तो फोर्स ऊपर से तेजी की ओर जाएगा। लेकिन अगर व्यास बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। तो यानी कितनी रह जाएगी? ये आधी रह जाएगी। राइट, चलिए, दुगनी हो ही नहीं सकती। अगला है वही नहीं रहेगी, शून्य भी नहीं हो सकती है, यानी क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। ठीक है, सतह की ऊंचाई क्या रह जाएगी? आधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका श्यानता की इकाई। इकाई पूछा है किसकी? श्यानता की। नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 दिए हैं इसमें, चौथा ऑप्शन है ही नहीं। चौथा हम खुद से जोड़ लेते हैं, मान लीजिए नॉट, नन ऑफ दीज। ठीक है, वैसे ऐसा है नहीं इसमें, क्योंकि लिए गए हैं क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं इसको देख करके ही बनाया गया है।
तो श्यानता की इकाई सबसे पहला ऑप्शन है आपका पॉइज, दूसरा है पॉइजली, तीसरा है पास्कल। ठीक है, पास्कल क्या होता है, ये दाब से संबंधित है और इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि श्यानता की इकाई क्या लगाएं, पॉइज लगाएं या पॉइजली लगाएं। तो इसको कंफर्म कर दें, श्यानता की इकाई क्या होती है, पॉइजली। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना किसी एग्जाम में। ऑप्शन ऐसे ही दिए होगा, पॉइज दिए होगा, पॉइजली दिए होगा, पास्कल दिए होगा, या कुछ और भी दे सकता है, या नॉट, नन ऑफ दीज दे सकता है, राइट। तो आपको याद रखना है श्यानता की इकाई क्या है, पॉइजली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। कौन सा बल है, वो फोर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो धरती में क्या है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। वायुमंडल का क्या गुण होता है, गुरुत्वाकर्षण का। ठीक, यानी उसको नीचे की ओर खींचने का गुरुत्व बल। पृथ्वी का गुरुत्व बल होता है, उसका एटमॉस्फेयर से लेना देना नहीं है। तो वह बल क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन। क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, यानी ग्रेविटी की बात कर रहा है। संवेग से कोई लेना देना नहीं, द्रव्यमान, आवेग बल, आवेगी बल, इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। बात हो रही है यहाँ पर ग्रेविटेशन की, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। यानी एक मान्यता होती है कि इतना है लगभग, कभी भी खगोलिकी चीजों में एग्जैक्ट चीजें आ ही नहीं सकती हैं, पॉइंटों में होंगी, लगभग उसका अंदाजा होगा। वही चीज पूछी गई है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। 4 ऑप्शन है। पहला है आपका 1/5, दूसरा है 1/4, तीसरा है 1/6, लास्ट है आपका 1/8। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1/6। गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का पृथ्वी से कितना है, 1/6, 6वां भाग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लोलक की आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है। लोलक का जो आवर्तकाल होगा, 3 चीज, इसमें 4 चीजें दी हुई हैं, द्रव्यमान, तापक्रम, लंबाई या समय। तो लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर, लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ना ही उसका द्रव्यमान से कोई लेना देना है, ना ही तापक्रम से लेना देना है। तापक्रम से है लेना देना, लेकिन इनडायरेक्टली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा उसमें हम बताएंगे आपको। तो इसमें अभी ऑप्शन क्या सही है, लंबाई के ऊपर। लोलक की आवर्तकाल निर्भर करता है किस पर, लोलक की लंबाई पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। देखिए अब यहां पर किसका, तापमान का प्रभाव पड़ा ना, गर्मियां आ गई। ठीक है, समर में क्या होता है, जो लोलक घड़ियां होती हैं वो सुस्त हो जाती हैं, यानी थोड़ा धीरे चलने लगती हैं। ऐसा नहीं कि अगर 1 बजना है तो वो 12 ही बजाएंगे, ऐसा कुछ रीजन नहीं हो सकता, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस आ जाता है, राइट। हमारा क्वेश्चन क्या है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। ठीक, ऑप्शन ए है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, नहीं ये सही नहीं है। दूसरा है आपका कुंडली में घर्षण के कारण, ये भी सही नहीं है। तीसरा है आपका लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। हाँ ये एग्जैक्ट है, क्योंकि पहले बताया हमने कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, लोलक की लंबाई पर। ठीक है, और अगर समर्स में लोलक की लंबाई बढ़ी तो उसके दोलन में जो लगा समय है वो भी बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, और इससे जो लोलक घड़ियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, सुस्त, यानी थोड़ा धीरे चलना शुरू हो जाएंगी। ऑप्शन सी इसका सही हो गया। ऑप्शन डी है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बाकी 3 ऑप्शन गलत। सी आपका सही है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, मोशन वाली। ठीक, क्या होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र, 12 mv²। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि इसमें
किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली होगी, बिल्कुल होगी गतिज ऊर्जा। अगला है बहता हुआ पानी, इसमें भी गतिज ऊर्जा होगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअसनेस क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। उसके बाद अगला है चलता हुआ हथौड़ा, इन तीनों में गतिज ऊर्जा है, लेकिन किसमें नहीं है? खींचा हुआ धनुष, इसमें होती है कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी खींचा हुआ धनुष, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। और कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति, चल वस्तु मतलब जो ऐसी वस्तु जो मोशन में है, ठीक है, विराम में नहीं है, जड़त्व में नहीं है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक, अभी बताया था गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv²। तो अगर गति ऊर्जा दुगनी है तो उसकी गति अगर दुगनी है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? चौगुनी, यानी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, न दुगनी होगी ना ही 3 गुनी, समान तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी, चौगुनी हो जाती है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। अधिक बल लगता है ना, बल लगता है, या कह सकते हैं कि एनर्जी ज़्यादा लगती है सीढ़ी में जब हम चढ़ते हैं। ठीक, एस्केलेटर की बात नहीं हो रही है। राइट, एस्केलेटर में तो आप बैठ गए सीधे ऊपर पहुंच गए, उसमें क्या ही लगना है, लेकिन सीढ़ियों की बात हो रही है। ठीक, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, उसका रीजन ये होता है कि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है लेकिन वो जा कहाँ रहा होता है? ऊपर, ऊंचाई में, इसलिए जो बल है वो एक्स्ट्रा लगता है, और एक्स्ट्रा बल लगेगा तो आपकी ऊर्जा भी एक्स्ट्रा लगेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, बी मान लीजिए इसका। दिशा में करता ही नहीं, व्यक्ति का कोई कार्य नहीं हो सकता, ऑप्शन इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, तो क्या है आपका ऑप्शन? व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। इसमें नहीं यहां पर था, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? ना ही हम उसको बना सकते हैं, ना ही उसको बिगाड़ सकते हैं। तो किसका सिद्धांत है ये? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। ठीक, किसने दिया था? लिवोजिए ने। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम से संबंधित है ये चीज। कौन सी? कि ना तो द्रव को सृजित किया जा सकता है यानी बनाया जा सकता है, और ना ही इसको विनाश किया जा सकता है, एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी मान लो या द्रव्य मान लो, बस इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित, चेंज किया जा सकता है। ठीक, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है ये, या नियम है। ठीक है, आते हैं क्लास के आखिरी क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? जो दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन होती है उसकी बात कर रहा है ये, कि अगर दूध में से क्रीम को निकालना हो तो कौन से बल का हम लोग कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? अपकेंद्रण बल, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या है? केंद्र से बाहर की ओर जो लगता है। ठीक है, तो वो मशीन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। अभिकेंद्रण दूसरा हो जाएगा, केंद्राभिमुख की ओर। तीसरा घर्षण बल नहीं लगेगा, बाह्य बल तो कोई लगता ही नहीं है। ठीक है, तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चन। अपना कीमती समय देने के लिए यूट्यूब चैनल हमारे एग्जाम विद मी में बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम विद मी के साथ। आगे की स्लाइड्स में या आगे की क्लास में हम इससे भी बेहतर क्वेश्चन और इससे अधिक क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल बने रहिए।